हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लाइफ। आई जस्ट होप कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज और अब आने वाले एग्ज़ाम्स में न्यू क्रिमिनल लॉज पूछे जाएंगे, तो उसके पर्पज़ से हम भारतीय न्याय संहिता को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे इलेबोरेटली। इसमें जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं या केस लॉज हैं, ये सारी ही बातों को हम डिस्कस करेंगे और आईपीसी से जहाँ भी रिलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी हम उनको साथ साथ में रिलेट करते हुए भी चलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा और ये आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग भी इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, बीएनएस तो अब सबके ही सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो आप उनमें भी शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम सभी को पता होनी चाहिए इस एक्ट को पढ़ने से पहले। तो जैसे कि इस एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, तो यहाँ पे टोटल भारतीय 358 सेक्शंस है। और जब हम आईपीसी की बात करें तो वहाँ पे 511 थे। यहाँ पे चैप्टर देखें तो चैप्टर 20 दिए हुए हैं, ठीक है। 20 चैप्टर्स को 358 सेक्शंस में बाइफरकेट किया गया है। उसके बाद डेट ऑफ इन्फोर्समेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2024 से। डेट ऑफ इनैक्टमेंट भी आपको ध्यान रखनी है। डेट ऑफ इनैक्टमेंट इसकी 25 दिसंबर 2023 थी, मतलब जिस दिन प्रेसिडेंशियल असेंट मिली है। और एक्ट नंबर ये 45 है 2023, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो तीनों एक्ट आए थे, तीनों एक्ट को आप सीक्वेंस से देखेंगे तो वहाँ पे 46 45 46 एंड 47, तो ये तीनों को ही आपको ध्यान में रखना है। तो क्विकली हम एक ओवरव्यू लेंगे भारतीय न्याय संहिता के सारे ही चैप्टर्स का, और किस में कौन से सेक्शंस दिए गए हैं वो भी आपके जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ये एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023, बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन हमने देख ली है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको लीगल मैक्सिम्स और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो पता होने चाहिए। फिर जनरल एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन क्लॉज आपका कहाँ पे कंटेन है, ये चैप्टर 1 में सेक्शन 1 2 3 कंटेन किया गया है, तो उसको ध्यान रखिएगा। सेक्शन क्लॉज बहुत सारी बताता है। फिर अगर बात करेंगे हम पनिशमेंट की, तो पनिशमेंट जो है वो हमारा चैप्टर सेकंड जो है वो पनिशमेंट से रिलेटेड है। सेक्शन 4 से 13 तक चैप्टर 2 में, सेक्शन 4 से लेकर 13 दिए हैं। फिर जनरल एक्सेप्शंस आता है जो चैप्टर 3 में प्रोवाइडेड है। चैप्टर 14 सेक्शन 14 to 44 अबेटमेंट ध्यान रखिएगा, चैप्टर 4 में ही दिया हुआ है। फिर कॉन्स्पिरेसी भी है, सेक्शन चैप्टर 4 में दिया है, सेक्शन 61 62 ऑनवर्ड। फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, ये बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा और इसको आपको ध्यान रखना है। चैप्टर 5 जिसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं वो 63 से लेके 73 तक दिए हैं। उसके बाद आपका क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन है, देखें तो 74 से 79 तक दिया है। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज 80 से 87 तक गिवन है। फिर कॉजिंग मिसकैरेज जो है वो 88 से 92 तक है। ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड की बात करें तो 93 से 99 तक है। नेक्स्ट है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जो चैप्टर 6 में दिया हुआ है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अब जो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड वगैरह हैं, अब ये बहुत दूर ना होके सब इधर आ गए हैं स्टार्टिंग में ही। तो ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ जो है 100 to 113, इसमें बहुत सारे न्यू ऑफेंसेस हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे, वो ऐड हो गए हैं। फिर हर्ट 114 to 127, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट जो है वो 128 से लेके 136 तक हो चुका है। किडनैपिंग, एबडक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर जो है वो 137 से लेके 146 तक आ चुका है। नेक्स्ट अगर बात करें ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, तो वो चैप्टर 7 में गिवन है 147 से लेके 158 तक। ऑफेंसेस एयरफोर्स में गिवन है जो 159 से लेके 168 तक दिया गया है। फिर आता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन, वो चैप्टर 9 में दिया है, ये भी ध्यान दीजिएगा, 169 से 177 तक गिवन है। फिर है ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, चैप्टर 10 में है। ऑफेंसेस अगेंस्ट की पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, चैप्टर 11 में है। ऑफेंसेस अगेंस्ट बाय और रिलेटिंग पब्लिक सर्वेंट, चैप्टर 12 है। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, ये 206 से लेके 226 तक और चैप्टर 13 है। फिर फॉल्स एविडेंसेस से रिलेटेड जो चैप्टर है वो कहाँ पे दिया है, वो चैप्टर 14 है। ऑफेंसेस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कनाइमेंस, डिसेंसी एंड मोरल्स, ये ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 15 में हो गए हैं।
फिर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन कहाँ है, चैप्टर 16 में गिवन है। और ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है वो चैप्टर 17 है, जिसमें ये बहुत सारे ऑफेंसेस आप देख लीजिएगा सेक्शंस को, वीडियो को पॉज करके, और सेक्शंस को मेमोराइज करिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, जहाँ पे दिया है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स, तो ये चैप्टर 18 है, 335 से लेके 350 तक। फिर आता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनायंस, डिफेमेशन एटसेट्रा, तो ये चैप्टर 19 में दिया है, जिसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन 351 से लेके 355 तक है, डिफेमेशन 356 में है, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 357 में है। फिर लास्ट में रिपेल एंड सेविंग्स है, जो चैप्टर 20 में गिवन है 358, और ये जो है ये बताता है कि आईपीसी को रिपेल करके ये जो नए एक्ट है वो अब इन्फोर्समेंट में आ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये भारतीय न्याय संहिता नाम क्यों पड़ा है। सो द मेन पर्पस इज टू इंडियन national of British law lineage to the people from punishment of core of justice और core। तो जैसा कि ये कॉलोनियल एरा को हमारे ऊपर शो करता था, एक सुप्रीमेसी को शो करता था। हमारा भारत आज़ाद हो चुका है, बट फिर भी हमें ऐसा शो किया जाता था कि ये अभी भी हम ब्रिटिश के ही की तरीके से गवर्न हो रहे हैं, वो लोग जिस तरीके से हमें लॉ दे के चले हैं उन्हीं तरीके से। तो इस वजह से इस चीज़ को भारतीय नाम दिया गया, और जो एक इंडियन प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोवाइड की गई। इसको एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल DY चंद्रचूड़ जी ने क्या कहा था इन तीनों लॉज के आने पे, कि ये एक वाटरशेड मूवमेंट है। वाटरशेड मूवमेंट का मतलब होता है कि एक चेंजिंग मूवमेंट है, जिससे कि आने वाली टाइम में सोसाइटी में जो बहुत ही डायनामिक चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, और पॉजिटिव है। उसके बाद ये तो हमें पता ही है, 3 लॉज हैव बीन इनेक्टेड टू ओवरऑल द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन द कंट्री टू मेक इट सिटीजन सेंट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सिटीजन सेंट्रिक इसको बना दिया गया है। अब देखते हैं सेल एंड फीचर्स, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल एंड फीचर से आपको ये भी पता चल जाएगा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन के बारे में भी आपको नॉलेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। अब सेल एंड फीचर्स क्या है कि इसको सिटीजन सेंट्रिक बनाया गया है, जिससे कि जो जस्टिस है वो इजीली सर्व हो पाए, ये ध्यान में रखा गया है। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो 111 BNS में है, 111 BNS में, इसको नया ऑफेंस इंट्रोड्यूस किया गया है। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो 112 BNS में दिया गया है। टेररिस्ट एक्ट ये स्पेसिफिकली गिवन नहीं थे, अभी ने स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है। फिर उसके बाद स्नैचिंग आता है 304 BNS में। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स जो सेक्शन 69 BNS में आ चुका है। फिर है ग्रीवियस हर्ट कॉजिंग परमानेंट डिसेबिलिटी और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, ये 117 BNS में दिया है। फिर है हायरिंग एम्प्लॉइंग कॉजिंग अ चाइल्ड टू कमिट ऑफेंसेस एक्सेट्रा, जो कि सेक्शन 95 में गिवन है। फिर उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो बीएनएस में का पार्ट नहीं है, आईपीसी में दिए हुए थे, बट उसको अब हटा दिया गया है, जैसे कि अडल्ट्री, सेडिशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर जो 377 दिया था, अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड जो 309 में दिया हुआ था। तो ये सारी चीज़ों को अब हटा दिया गया है। फिर है पनिशमेंट, बहुत सारे सेक्शन की इन्हेंस कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे पनिशमेंट को इन्हेंस किया गया है, फाइन को इन्हेंस कर दिया गया है। फिर उसके बाद कम्युनिटी सर्विस को एज अ पनिशमेंट इंक्लूड किया गया है, जिसमें बहुत सारे ऑफेंसेस में अब कम्युनिटी सर्विस भी है मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन में, कि वो भी इम्पोज कर सकते हैं एज अ पनिशमेंट। फिर वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड ऑफेंसेस को एक जगह कर दिया गया है चैप्टर 5 में, ठीक है। उसके बाद बीएनएस में इंटरनेशनल राइट्स स्टैंडर्ड को इंक्लूड किया गया है, और कुछ नए प्रोविजंस भी लेट डाउन किए गए हैं टू ओवरकम दी इनह्यूमन सोशल प्रैक्टिस। अब आते हैं हम अपने बैरक रिवीजन पे, जहाँ पे बात करेंगे हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका प्रियम्बल हमें जानना है, क्योंकि अब बहुत ही फ्रिक्वेंटली प्रियम्बल जो है वो पूछा जाता है, और ये नया नया एक्ट है, तो यहाँ से पूछे जाने की ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रियम्बल में खास करके क्या चेंजेस हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसका प्रियम्बल क्या कहता है। प्रियम्बल है Preamble है that an act to consolidate and amend the provisions relating to offences and for matters connected therewith or incidental thereto। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये consolidate and amend वर्ड यूज करता है relating to offences and for matters connected therewith और incidental thereto। और ये किस ईयर में बना है ये भी ध्यान रखना है, 74th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर 4 की। अब आते हैं चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी के बारे में।
तो चैप्टर 1 में सेक्शन 1 दिया है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन के बारे में। तो शॉर्ट टाइटल हमने देख ही लिया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 है। अब ये इन्फोर्समेंट में कब आया था? ये आया था 1 जुलाई 2024 थे 4 से, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू की थी ऑफिशियल गैजेट में। तो वो डेट भी आपको ध्यान रखनी है। इसका थर्ड क्लॉज क्या कहता है? सेक्शन 1 का थर्ड क्लॉज कहता है, ये एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताता है, दैट एवरी पर्सन shall be liable to punishment under this section and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। ठीक है, तो किसी भी पर्सन के द्वारा अगर इस संहिता में जो गिवन ऑफेंसेस हैं अगर उनको किया जाता है तो फिर वो उसके लिए लाइबल होगा। ठीक है, फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ क्लॉज में है दैट any person liable by any law for the time being in force in India be tried for the offences committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। तो किसी पर्सन के द्वारा जिस पे लॉ का इन्फोर्समेंट होता है उसके द्वारा अगर कोई आउट ऑफ इंडिया भी ऑफेंस किया जाता है जो कि बीएनएस के अंडर में पनिशेबल है, तो उस पर्सन को उसी तरीके से लाइबल किया जाएगा जिस तरीके से कि वो ऑफेंस जो है वो इंडिया में उस पर्सन के द्वारा किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है फिफ्थ क्लॉज क्या कहता है? फिफ्थ है द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू ऑफेंसेस कमिटेड बाय। तो ए में है एनी citizen of India in any place without and beyond India, any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be, and third है any person in any place without and beyond India committing offense targeting a computer resources located in India। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लॉजेस पूछे जाते हैं तो क्लॉजेस ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया है, तो इलस्ट्रेशन वही जो प्रीवियस आपके आईपीसी में दिए थे वही सेम इलस्ट्रेशन यहाँ पे भी दिए हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एक बार हम रीड कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन पहला है, ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट करता है मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, तो क्या होगा? ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। अब यहाँ पे सिक्स क्लॉज क्या कहता है? सिक्स क्लॉज एक सेविंग क्लॉज प्रोवाइड करता है, नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन of officer, soldier, sailor or airman in the service of the government of India or the provisions of an special or local law। तो पूछता है ये एग्जाम में कि स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को कहाँ पे सेविंग्स प्रोवाइड की गई हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 1 के क्लॉज 6 में ये सेविंग्स प्रोवाइड की गई हैं। अब आते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो डेफिनेशन क्लॉज को कंटेन करता है, और डेफिनेशन से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से लर्न करिएगा और सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो डेफिनेशन क्लॉज, इसमें बहुत सारी डेफिनेशन दी हैं। 2 के क्लॉज 1 में एक्ट को डिफाइन किया गया है। एक्ट क्या डिनोट करता है? एक्ट डिनोट एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। टू में एनिमल को डिफाइन किया गया है। एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर्स अदर देन अ ह्यूमन बींग, अदर देन अ ह्यूमन बींग। ठीक है, लिविंग क्रिएचर लेकिन उसमें ह्यूमन बींग नहीं आते हैं तो उन्हें एनिमल कहा जाएगा। 2 के क्लॉज 3 में चाइल्ड को डिफाइन किया गया है, तो चाइल्ड वही होगा पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। 2 क्लॉज 4 में काउंटरफीट है। काउंटरफीट का मतलब अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग intending by means of that resemblance to practice deception, knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज याद रखना है, एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे दो एक्सप्लेनेशन दी है, दैट इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। यहाँ से पूछा जाता है कि जो इमिटेशन है वो एग्जैक्ट होना जरूरी है कि नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे explanation to check when a person causes one thing to resemble another thing, the resemblance of is such that person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved। तो ये भी ध्यान रखिए। अब क्या है, अल्फाबेटिकली दे दिया गया है, तो ए में क्या एक्ट था, बी में एनिमल दिया था, सी में चाइल्ड है और डी में काउंटरफीट है। ऐसे टिप्स पे याद करने की कोशिश करिए, याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 के क्लॉज 5 में आते हैं जहाँ पे कोर्ट को डिफाइन किया गया है। कोर्ट का मतलब क्या होता है? मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन और अ बॉडी ऑफ जजेस which he is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body
जज कोर्ट कौन होता है? कोर्ट का मतलब एक जज जो एम्पावर्ड है बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन और बॉडी ऑफ जजेस, ठीक है, वो खुद भी कर सकता है और कुछ लोगों के साथ भी मिलके कर सकता है। और अल्टीमेट पर्पस क्या होता है कि वो जो एक्ट कर रहा है वो एक्टिंग जुडिशली कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए। फिर है टू का क्लॉज 6 जो डेथ को डिफाइन करता है। डेथ का मतलब क्या होता है? डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस कंट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। फिर है टू क्लॉज 7 dishonesty. Dishonesty means doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person. टू के क्लॉज 8 में डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स, marks or by more than one of those means and includes electronic or digital record intended to be used or which may be used as evidence in that matter. अब यहाँ पे explanation दिया है. It is immaterial by what means or upon what substance the letter, figures or marks are formed or whether the evidence is intended for or being used in court. अभी भी बहुत सारे examples दिए हुए हैं. यहाँ पे पहला है a writing expressing the terms of a contract which may be used as evidence of the contract, उसको भी document कहा जाएगा. अब यहाँ पे बी है a check upon a banker, ये भी document होगा. power of attorney, ये भी document होगा. a map plan which is intended to be used and which may be used as evidence is a document. and a writing containing direction or instruction is a document. और आप साथ ही साथ देखेंगे कि जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वहां पे भी डेफिनेशन है, तो वहां पे भी बहुत सारे दिए गए हैं एग्जांपल्स, तो आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। और कोई भी चीज जिसको आप कुछ टाइम के यूज के लिए या कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं तो वो एक तरीके से डॉक्यूमेंट के पर्पज से यूज किया जा सकता है। अब वो कैरिकेचर, स्कैप्चर, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, किसी मेटल पे, मैप पे, प्लान पे, कहीं भी आप लिख सकते हैं। इवन स्टोन पे भी अगर आप कुछ लिख के चले आ रहे हैं तो वो भी डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 है whatever is expressed by means of letter, figure, marks and explained by the mercantile or other uses shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this section although the same may not be actually expressed. यहाँ पे दिया है illustration that A writes his name on the back of the bill of exchange payable to his order. The meaning of the endorsement as explained by the mercantile usage is that the bill is to be paid to the holder. तो पीछे कुछ लिख देता है तो वहां पे भी और इंडोर्स कर देता है तो माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंटेड है और डॉक्यूमेंट माना जाएगा, ठीक है। फिर है टू क्लॉज 9 में फ्रॉडुलेंटली दिया है। फ्रॉडुलेंटली मीन्स गोइंग डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, ये ध्यान रखिएगा, doing anything with the intention to defraud but not otherwise. 2 clause 10 में gender है. The pronouns he and its derivatives are used of any person whether male, female or transgender. तो he word यहाँ पे यूज किया गया है तो तीनों के लिए ही सेम मीनिंग असाइन किया जाएगा कि तीनों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। फिर आते हैं ट्रांसजेंडर का मीनिंग कहाँ से लिया जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि अभी काफ़ी चर्चाओं में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ट्रांसजेंडर शैल हैव द सेम मीनिंग असाइंड टू इन सेक्शन 2K, ठीक है, ध्यान रखना है 2K ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2090। फिर नेक्स्ट क्या आता है 2K क्लॉज 11 में गुड फेथ की डेफिनेशन दी है। तो यहाँ पे सेविंग क्लॉज दिया है नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो कुछ भी गुड फेथ में नहीं माना जाएगा अगर वो ड्यू केयर और अटेंशन के बिना किया गया है। तो ड्यू केयर एंड अटेंशन ध्यान रखिएगा इसको, ये ड्यू केयर एंड अटेंशन और आपका जो लिमिटेशन एक्ट है वहां पे भी गुड फेथ की डेफिनेशन दी है। तो दोनों में टर्मोलॉजी अलग अलग यूज की गई है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन दिया है, वहां पे कॉशन दिया है। फिर है 2 क्लॉज 12 में गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। फिर है 2 क्लॉज 13 में हार्बर को डिफाइन किया गया है। हार्बर मीन्स सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनिशन एंड मीन्स ऑफ कन्वीनियंस एंड assuming a person and assisting a person by any means whether of the same kind as those enumerated in the this class or not टू इवेड एप्रीहेंशन। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी पर्सन को अगर आप शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म, एम्यूनिशन कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उसका जो एप्रीहेंशन है उसको इवेड किया जा सके तो वो आपके हार्बर की मीनिंग में आएगा। एंड 2 क्लॉज 14 दिया है इंजरी। इंजरी में क्या आता है
इंजरी मीन्स एनी हार्म इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। तो ये चार चीज़ें इंक्लूड होती हैं इंजरी में। बॉडी को भी इंजरी हो, मतलब किसी भी तरीके का हार्म होगा तो वो इंजरी में आएगा, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी, तो सब ध्यान रखिएगा। फिर है 2 क्लॉज 15 में, 2 क्लॉज 15 में इलीगल को डिफाइन किया गया है और लीगली बाउंड टू डू। इलीगल is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law and which furnishes grounds for civil action, and a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal in him to omit। तो ये ध्यान रखिएगा, तीन चीजें आती हैं इलीगल में, एक तो जो ऑफेंस है, दूसरा जो प्रोहिबिट किया गया है बाय लॉ, और तीसरा क्या है, जो ग्राउंड फर्निश करता है फॉर द सिविल एक्शन। फिर है 2 क्लॉज 16 जज। तो पहले हमने कोर्ट देखा था, अब हम जज की डेफिनेशन देख रहे हैं। जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज एंड इंक्लूड्स अ पर्सन, कौन कौन, जो लॉ के द्वारा एम्पावर्ड किया गया है इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल, अ डेफिनेटिव जजमेंट और जजमेंट विच if not appealed against would be definitive, or the judgment which if confirmed by some other authority would be definitive। ठीक है, और दूसरा क्या है, who is one of a body or person who which body of person is empowered by law to give such a judgment। तो इन दोनों ही circumstances में उसे जज कहा जाएगा। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन बन जाता है, a magistrate is exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence, to fine or imprisonment with or without appeal is a judge। Next definition है 2 clause 17 life। Life means the life of a human being unless the contrary appears from the context। 2 clause 18 local law define है। Local law means law applicable only to a particular part of India। For example, जैसे यूपी के लोकल लॉज हैं, एमपी का अलग लोकल लॉ है, राजस्थान का अलग लोकल लॉ है, तो वो जो पर्टिकुलर एरिया पे सिर्फ अप्लाई होते हैं, पर्टिकुलर स्टेट पे अप्लाई होते हैं, तो उन्हें लोकल लॉज कहा जाता है। 2 क्लॉज 19 में मैन को डिफाइन किया गया है, मीन्स मेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज। 2 क्लॉज 20 में मंथ एंड ईयर को डिफाइन किया गया है, तो it is to be understood that month or year is to be reckoned according to Gregorian calendar। फिर है 2 क्लॉज 21 में मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होती है प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग डेफिनेशन दी हुई है। फिर है 2 क्लॉज 22 नंबर। 2 क्लॉज 22 में नंबर है, तो यहाँ पे दिया है unless contrary appears from the context, words importing the singular number include the plural number and words importing the plural number include singular number। नेक्स्ट डेफिनेशन है 2 क्लॉज 23 में ओथ की। ओथ में क्या इंक्लूड होता है, ओथ इंक्लूड्स अ सोलेमन अफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant to be used for the purpose of proof whether in court or not। तो हम देखते हैं कि ओथ के लिए रिगार्डिंग में बात की जाती है, जो कहूँगा सच कहूँगा, जो कोर्ट में गीता पे हाथ रख के करवाई जाती है, तो ये ओथ का वही सेम मीनिंग असाइन किया जाएगा कि जहाँ पे वो सोलेमन अफर्मेशन करता है लॉ का, कि वो कोर्ट के सामने जो भी कहेगा या किसी पर्सन के सामने जो भी कहेगा वो सच ही कहेगा, तो वही होता है। ठीक है, इसके लिए अलग एक्ट बनाया गया है, तो वहाँ से ये गवर्न होता है, और यहाँ पे सिर्फ ओथ की डेफिनेशन गिवन है। फिर 24 2 क्लॉज 24 में ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। ऑफेंस except in the chapters and sections mentioned in sub clauses A and B, the word offense means a thing made punishable by संहिता। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन दिए हैं, एक बार इनको रीड कर लीजिएगा, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सारे ही जितने भी उसमें दिए गए हैं BNS में, वो सब ऑफेंसेस में ही आ रहे हैं। फिर है 2 क्लॉज 25 में ओमिशन दिया है। ओमिशन डिनोट्स as well as act as a series of omission is a single omission। 226 में पर्सन है, पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, एसोसिएशन ऑफ और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बार बार पूछा जाता है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन में, पर्सन में क्या इंक्लूड होता है और क्या नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि पर्सन में एनी कंपनी, एसोसिएशन, तो पर्सन आते हैं वेदर इनकॉर्पोरेटेड और 227 में पब्लिक दिया है, पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में दिया है 228 में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन, पहले क्या था 21 में दी हुई थी, अब 22 के क्लॉज 28 में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई है। अब यहाँ पे है पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस नेमली। तो यहाँ पे ध्यान रखना है
यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन लोग पब्लिक सर्वेंट की मीनिंग में आएंगे। पहला है एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये पब्लिक सर्वेंट होंगे। एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन empowered by law to discharge, whether by himself or as a member of any body or person, any adjudication function. Next दिया है that every officer of a court including a liquidator, receiver or commissioner whose duty it is as such officer to investigate or report any matter of law or fact. फिर है every assessor or member of a panchayat assisting a court or public servant, every arbitrator or other person that has been referred by every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement. Next दिया है every officer of the government whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders to justice, and to protect the public health. Every officer whose duty it is such officer to take, receive, keep or expend any property. Next क्या दिया है every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expend any property or to make any survey or assessment or to levy any rate or tax for any secular common purpose of any village, town or district, or to make, authenticate or keep any document for the ascertaining of rights of the people of any village, town or district. Next यह है every person who holds any office by virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral rolls or to conduct an election or part of an election. Next है every person in the service or pay of the government or remunerated by fees or commission for the performance of public duty by the government. Next क्या दिया है in the service or pay a local authority as defined in clause 31 of section 3 of the General Clauses Act 1897, a corporation established by or under the central or the state government defined under clause 45 of section 2 of the Companies Act. तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि म्युनिसिपल कमिश्नर जो होते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट की मीनिंग में आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। अब इससे रिलेटेड पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे बात की गई है, तो उनको आप एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। आर नायक वर्सेस AR अब्दुल्ला का केस है जहाँ पे कहा गया था कि एमएलए जो है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं। तो केस है फरमान का केस, तो वहाँ पे CM के बारे में कहा गया था। ठीक, उसके बाद PV नरसिम्हा राव का केस है जहाँ पे बोला गया था कि PM और मेंबर ऑफ जो होंगे वो पब्लिक सर्वेंट होंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की जो डील करता है पनिशमेंट्स से। तो पनिशमेंट्स में भी अब चेंज हुआ है, बहुत सारी पनिशमेंट्स को इन्हांस कर दिया गया है। और पहले क्या था कि पनिशमेंट के जो टाइप थे वो लिमिटेड थे, अब यहाँ पे क्या है कि 6 टाइप की पनिशमेंट्स दे दी गई हैं। पिछले में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ को डिलीट कर दिया गया था, बट इस टाइम क्या है कम्युनिटी सर्विस को एज अ पनिशमेंट इंक्लूड किया है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो चैप्टर सेकेंड का सेक्शन 4 जो है वो पनिशमेंट्स के बारे में डील करता है। द पनिशमेंट्स टू विच ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता कौन कौन सी हैं? तो पहले है डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजमेंट, फिर इम्प्रिजमेंट विच इज ऑफ 2 डिस्क्रिप्शन जिसमें रीगल है जो हार्ड लेबर के साथ होती है, और सिंपल इम्प्रिजमेंट। फिर फोर्थ है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी किया जा सकता है, फाइन इम्पोज की जा सकती है, एंड सिक्स है जो 4 के दैट कम्युनिटी सर्विस। और साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया में जो है वो बेसिकली रिफॉर्मेटिव जस्टिस के बारे में फोकस करता है, और यहाँ पे मेन फोकस होता है वो रिहैबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन होता है ऑफ द ऑफेंडर इनटू सोसाइटी। तो ये चीज़ पर हमको ध्यान रखना है। और कम्युनिटी सर्विस को यहाँ पे इंक्लूड करने का गोल यही है दैट द कम्युनिटी की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक पर्सन की होती है, और एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना to give offender a chance to get back to society and address issues reason over. And also, community service punishment and unpaid workers community. फिर आप हम नेक्स्ट है जो हमारा वो राइट ये कम्युनिकेशन ऑफ पहला हमें ध्यान रखना है फाइव कम्युनिकेशन ऑफ के बारे में बात करना है। ये गवर्नमेंट के लिए में without the consent of
ठीक है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है कि वो कम्यूट कर सकती है किसी को सेंटेंस को, और वहाँ पे ऑफेंडर की किसी भी तरीके की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होती है। कम्यूट कर सकती है एनी पनिशमेंट अंडर दिस संहिता टू एनी अदर पनिशमेंट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 474 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये सेक्शन भी याद रखिएगा, 474 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिजाइन फाइव एक्सप्लेनेशन। तो सेंटर के यूनियन के पर्पज से देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और स्टेट के पर्पज से देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। अब आते हैं सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 बात करता है फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। तो जब भी हम लाइफ इम्प्रिजमेंट का फ्रैक्शन करेंगे तो उसको हम कितने मानेंगे, इंक्रीमेंट मानेंगे 20 ईयर्स के। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी लाइफ इम्प्रिजमेंट को कैलकुलेट करने का होगा तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उसको 20 ईयर कंसीडर किया जाएगा। सेक्शन 7 बात sentences may be in certain cases of only 5 legal। ठीक है, कोर्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर दे सकते हैं। Every case in which the offender is punished with imprisonment, which यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पनिशमेंट किया जाएगा, अभी हम आगे देखेंगे। वहाँ कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। That the offender direct in the sentence that imprisonment shall be wholly rigorous, or that such imprisonment shall be wholly simple, or that any part of such imprisonment shall be wholly or rashly simple। तो ये completely कोर्ट की डिपेंड करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अमाउंट ऑफ फाइन लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एसेट। तो जहाँ पे सम जो है फाइन का वो स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है कि किस एक्सटेंट तक फाइन जो है, वहाँ पे द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द अनलिमिटेड, इट शैल नॉट ध्यान रखिए बात किया गया तो वहाँ अनलिमिटेड हो सकता है बट एक्सेसिव नहीं। सेकंड क्लॉज है यहाँ पे दिया है पनिशमेंट विद imprisonment as well as fine in which the offender is to a fine with or without imprisonment. And B clause है punishable with imprisonment or fine or fine only in which the offender is sentenced to a fine। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है। It shall be competent to the court who sentences direct by the sentence that in default of the payment of fine। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट उसके सेक्शन था उसको भी इस इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, डिफॉल्ट फाइन के रिस्पेक्ट में। तो the offender shall suffer imprisonment for the certain time in which the imprisonment shall be excessive to any other imprisonment to which may have been sentenced or which may be liable under the commutation of sentence। थर्ड क्लॉज है that the term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is maximum fixed for the offense if the offender is punishable with imprisonment as well as fine। तो जहाँ पे imprisonment और fine दोनों किया गया था तो वहाँ पे कितने से exceed नहीं करेगा, वहाँ से 1/4 of the term of imprisonment से exceed नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर है फोर्थ क्या दिया है, फोर्थ है imprisonment which the court impose in default payment of fine or in default of community service may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offense। Fifth है if the offense is punishable with fine or community service, the imprisonment which the court imposes in default of the payment of fine or in default of community service shall be simple, and the term for which the court directs the offender to be imprisoned before of fine for in default of imprisonment service shall not be। तो यहाँ पे दिया है 2 months when the amount of fine does not exceed 5,000। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 5,000 से ज्यादा नहीं है, वहाँ पे 2 months इम्प्लीमेंट हो सकती है। 4 months जहाँ पे 5,000 से ज्यादा और 10,000 जहाँ पे इससे ज्यादा एनी अदर केस में तो वहाँ पे 1 ईयर तक की हो सकती है। 6A क्या कहता है that the imprisonment which is imposed in default of payment shall terminate whenever that fine is either paid or divided by process of law। B clause है if before the expiration of the term of imprisonment fixed in default of payment such proportion of the fine to be paid or
Levite that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than the proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate. यहाँ पे इलस्ट्रेशन गिवन है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मे बी यहाँ से एग्जाम में पूछ लिया जाए, कभी भी पूछा गया है वैसे एग्जाम में। ये जो सेकंड वाला है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर है सेक्शन 9 जो बात करता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट्स ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, ठीक है। तो वो एक चांटा मारो या 10 चांटा मारो वाला जो है कि उसमें पनिशमेंट तो एक ही वही होगी, ठीक। तो यहाँ where anything which is an offense is made up of parts, any of which part is in itself an offense, offender shall not be punished with punishment for more than one of such his offense unless it is so expressly provided. Where then falling within two or more separate definitions of any law in force for the time by which offenses are defined or punished, and be one would by itself or themselves constitute an offense when combined a different offense. तो यहाँ पे जो offender होगा वो shall not be punished with more severe punishment than a court which tries him could award for any of such offense. तो यहाँ पे जैसे illustration दिया हुआ है कि A जो है वो Z को 50 strokes देता है with a stick. Here A may have committed the offense of voluntarily causing hurt to Z by the whole beating and also by each of the blow which make up the whole beating. If A were liable to the punishment of every blow, he might be imprisoned for 50 years, one of each blow, but he is liable only to one punishment for the whole beating. ठीक है। B क्या कहता है? But if Y A is beating Z, Y A beating Z, Y interfere करता है, then A intentionally Y को भी strike करता है as a blow given to Y in no part of the act where A voluntarily causes hurt to Z. A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to Z and another for the blow given to Y. तो ये दोनों ही illustration ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही पूछे जाते हैं। फिर है सेक्शन 10। सेक्शन 10 में है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑफेंडर जो होगा वो पनिश किया जाएगा फॉर ऑफेंसेस फॉर विच द लोएस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इफ द सेम पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल। नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन 11 फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट whenever any person is convicted of an offense which under this संहिता the court has power to sentence him to rigorous imprisonment। तो वहाँ पे कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन है बाय इट्स सेंटेंस ऑर्डर कर सकती है दैट द offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, जो कि जो solitary confinement है वो 3 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता है इन द हो अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल। तो यहाँ पे स्केल दिया हुआ है बट इन टोटल जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है 3 महीने से ज़्यादा का नहीं दिया जा सकता है। पहला है a time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months, a time not exceeding 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and not exceed 1 year, and third है a time not exceeding 3 months if the imprisonment shall exceed 1 year। तो ये तीनों को ध्यान रखना, ये तीनों ही निकालने। अब यहाँ पे कुछ लिमिट हुई है तो उसको कहते हैं लिमिट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो यहाँ पे दिया है कि जब सॉलिटरी को एग्जीक्यूट किया जाता है कि सेंटेंस को एग्जीक्यूट किया जाता है तो वहाँ पे में शैल इन नो केस एक्सीड 14 days एट अ टाइम। ये ध्यान रखिएगा, नो केस 14 days एट अ टाइम with intervals between the periods of solitary confinement not less than such periods, and when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any 1 month of the whole imprisonment awarded, with intervals between the periods of solitary confinement of not less than not ड्यूरेशन देन सच पीरियड। तो यहाँ पे दोनों ही चीजों को ध्यान रखिएगा कि एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं होगा और 3 महीने का अगर दिया जाता है तो 1 महीने में वहाँ पे 7 दिन से ज्यादा का नहीं होगा। नेक्स्ट 13 दिया है इनहैंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। Whoever having convicted by a court of law of an offense punishable under chapter 10
और चैप्टर 17 ऑफ द संहिता विद imprisonment of either description for a term of 3 year or upward, तो वहाँ पे वो गिल्टी होगा offense punishable under either of those chapters with like imprisonment for like term shall subject to every such subsequent offense to the imprisonment for life or and of either description which may extend to 10 years.